अगर हम हिस्ट्री पर ही देखें 70-75 सालों की, जब इज़राइल वजूद में आया, ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर जो भी या यूएन की निगरानी में जो भी वहाँ इज़राइल को हिस्सा मिला, वो उस वक्त आज के मौजूदा इज़राइल का 1/3 हिस्सा था, 2/3 तब अरबों के पास। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। अब जैसे ब्रिटिशर वहाँ से जाते हैं तो अरब ममालिक जो हैं वो अटैक इज़राइल पे करते हैं, तो इज़राइल को मौका मिल जाता है, कुछ ज़मीन और हथिया लेता है। फिर 2/3 इज़राइल के पास चला जाता है और 1/3 में बाकी जगह रह जाती है। फिर आपने 56 का जो स्वेज कनाल वाला जो वॉर था वो हुआ, फिर 60s में अरब देशों ने हमला किया वो था, और आज की तारीख पर अगर हम आते हैं, मेरा सवाल ये है कि 47 से लेकर आज तक आप कह रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस है कि हमें अपना हक पाना है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं हर लड़ाई के बाद इज़राइल ने कुछ हिस्सा और हथियाया ही है। और आज हालत ये होगी कि गाज़ा पट्टी में भी फ़िलिस्तीन नहीं रह पा रहे हैं, और ट्रंप का अगर बस चलेगा तो शायद इनको जॉर्डन या कतर में शिफ्ट करवा देंगे। तो ये क्या ज़िंदगी में, जैसे कभी कभी हम कुछ लड़ाइयाँ लड़ते हैं तो व्यवहारिक हो जाते हैं कि वक्त के बाद प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि मुझे इस लड़ाई में मैं गंवा ज़्यादा रहा हूँ, मेरी मानसिक शांति, दिमागी सुकून ज़्यादा जा रहा है, या मुझे मिल ज़्यादा रहा है। 75 सालों का इतिहास तो ये बताता है कि आप हर लड़ाई के बाद कमज़ोर हुए, और आज आपके हाथ में शायद गाज़ा पट्टी वाला एरिया भी नहीं है। तो क्या इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसके बावजूद ये सुकून सिर्फ मन में रखा जाए कि कोई बात नहीं, हमें तो लड़ना है, देखा जाएगा जो होगा? नहीं, देखिए, मेरी नज़र में जो रेसिस्टेंस है उसकी ताकत पिछले 70 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। वो फ़िलिस्तीनी और वो अरब देश के जो इसराइल का मुकाबला करने के लिए एक तरीके से तैयार नहीं थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया था। आज भी बहुत सारे डिक्टेटर जो अरब देशों के हैं वो ये चाहते हैं कि हम इसराइल के साथ एक एग्रीमेंट करें, इब्राहिमिक अकॉर्ड उसी का एक नतीजा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनकलाब इस्लामी ईरान के आने के बाद जो ताकत रेसिस्टेंस को इस रीजन के अंदर मिली, वो उसकी ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि वो गज़ा कि जो अपने आप में इतना कमज़ोर था कि उनके सारे इख्तियारात इसराइल के हाथ में थे, जब उनसे इसराइल जंग करता है। देखिए, इसराइल जब आप कहते हैं तो इसराइल खाली एक छोटा सा देश नहीं है, और ईरान उसको देश भी नहीं मानता, बल्कि ईरान उसको एक काबिज़ हुकूमत और अपार्थाइड स्टेट के नाम से जानता है। इसी तरह से बहुत सारे देश हैं जो इसराइल को कंट्री नहीं मानते, देश नहीं मानते। मैं समझता हूँ कि इसराइल का जो वजूद है वो पूरा डिपेंड है उस वर्ल्ड ऑर्डर के तहत, के जो वर्ल्ड ऑर्डर पिछले 70-80 सालों में हम देख रहे हैं जो अमेरिका के हाथों में। अमेरिका और नेटो की ताकत की बेस के ऊपर इसराइल अपने वजूद को बचाए हुए है, और इसराइल का कोई भी कदम बग़ैर अमेरिका की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं होता। मसलन जो मैंने देखा, इस पूरे रीजन में घूमा हूँ, मैंने देखा है कि लोग इसराइल को देश नहीं बल्कि इसराइल को अमेरिका की चौकी कहते हैं जो मिडिल ईस्ट में कायम। नहीं, इस बात से तो मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि जो चीज़ हमने नोट की है अक्टूबर 2023 से आज तक, कि अमेरिकी जो विदेश मंत्री थे बाइडेन गवर्नमेंट में, वो जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो हर महीने 2 बार वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, इजराइल जा रहे थे। अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट क्या आता था कि इजराइल को हम कह रहे हैं कि तुम संभल जाओ, लेकिन इजराइल फिर भी वो हरकत कर रहा था। तो क्या वो जो दिखावे का सिर्फ समझाइश की बात थी, कि दिखावे के तौर पर वो कह रहे थे कि हम इजराइल को कह रहे हैं तुम संभल जाओ, क्योंकि अगर अमेरिका की बैकिंग नहीं होती तो इजराइल इस हद तक तो नहीं जाता ना? बिल्कुल। देखिए, इसराइल कुछ नहीं है मगर ये कि अमेरिका का एक बेस है, मिलिट्री बेस है, जो अरबों को कंट्रोल करने के लिए 1948 में इस खित्ते में लाके उनको बसाया गया, और एक कौम के जो जिनका अपना हक था उस ज़मीन पर रहने का, उनको वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। मुसलसल गज़ा को अब तो ख़रीदने की बात हो रही है, और एक गैर कानूनी तरीके से वो सारे इदारे जो दुनिया के अंदर कायम हैं, हुकूक़ बशर की बात करते हैं, जो हुकूक की बात करते हैं, वो खामोश हैं। ये उनको मालूम है कि ये इदारे, दुनिया को भी ये इस वक्त एहसास हो गया है कि ये जितने भी इदारे हैं जो हुकूक बशर की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, या वुमेन राइट्स की बात करते हैं, या दूसरे एनिमल्स राइट की भी बात होती है, इनके कोई भी मकसद नहीं है मगर ये कि इसराइल की हिफाजत करना इस पूरे एरिए में।
और वो हक जो इसराइल का है वो हक है, बल्कि इसके अगेंस्ट जो खड़ी हुई पार्टी है, जो भी खड़ा है वो उसको वो हक हासिल नहीं है कि जो अपने हक की वो बात करे। देखिए रेसिस्टेंस किस लिए मैं कह रहा हूँ कि आज मजबूत है। आज रेसिस्टेंस 70 साल में इसराइल का मुकाबला करने के लिए वो पिछले सालों से ज़्यादा आमादा है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि हिजबुल्लाह ने पहली एक जंग जो 2006 में हुई इसराइल के साथ, उसको इसराइल ने पहली बार अपनी हार को तस्लीम किया, और वो जो एक सिनेरियो इसराइल ने अपने लिए बनाया था कि नाकाबिल शिकस्त एक आर्मी, नाकाबिल शिकस्त एक ताकत इस पूरे रीजन के अंदर 1967 के बाद वो बन गया था, और एक हौका एक ऐसी मिलिट्री जिसको कोई ताकत दुनिया की शिकस्त नहीं दे सकती। हिजबुल्लाह ने उसकी उस चीज़ को 2006 में तोड़ा, और उसके बाद जो ताकत मिली रेसिस्टेंस को, वो उसी ताकत का नतीजा है कि गज़ा जो 17 सालों से महसूर हो, जेल बन के रह गया हो, उस गज़ा के अंदर वहाँ के जो रेसिस्टेंस मूवमेंट है वो 1.5 साल तक इसराइल से मुकाबला करता है, और आखिरी दिन जब एग्रीमेंट की बात होती है, जब सीज़ फायर की बात होती है, तो वही गज़ा के जवान हैं जो इसराइल के ऊपर मिसाइल और हथियारों से हमला करते हुए नज़र आते हैं। यानी उनके लीडर्स मार दिए गए, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया, लेकिन वो इसराइल जिन अहदाफ के तहत मैदान जंग में आया था उनके सामने, वो एक भी हदफ पाने में नाकाम रहा। देखिए जंग के फैसले इस बात से नहीं होते कि आप कितने बच्चे मार रहे हैं, कितने लोगों को कत्ल कर रहे हैं, कितने हॉस्पिटल्स बर्बाद कर रहे हैं, कितनी बिल्डिंग्स को नीस्तो नाबूद कर रहे हैं। जंग के फैसले उस जंग में मुअय्यन किए हुए अहदाफ पाने के बाद होता है कि आपने जो हदफ तय किए थे आया वो हासिल किए या नहीं किए। तो मैं समझता हूँ आप कौन सा हदफ है इसराइल ने जो इस जंग शुरू करने से पहले तय किया था और वो हासिल किया हो। एक भी हदफ सबसे बड़ा ये था कि हम अपने हॉस्टेजेस को आज़ाद कराएंगे, यानी अपनी ताकत की बेस पे आज़ाद कराएंगे। अब मजबूर हुआ वो इसराइल के जो हमास को टेररिस्ट कहता था, वो अमेरिका जो हमास को कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं था, आखिर में मजबूर हुआ 1.5 साल जंग करने के बाद कि उनको टेबल के ऊपर आए और हमास से मुज़ाकरात करें, और मुज़ाकरात के नतीजे में वो लोग आज़ाद हुए और जो उनकी डिमांड थी उसको तस्लीम किया। और आज फ़िलिस्तीनी एक के बदले मतलब 30 या एक के बदले 90 की रेशो के साथ वो ये एग्रीमेंट अपने तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो अभी के जो सूरत हाल है उस पर अगर जल्दी सब हम बात करें, सीज़ फायर हो गया है, ट्रंप ने एक फार्मूला अपनी तरफ से दिया है, वो ये कह रहे हैं कि जो वहाँ से लोग विस्थापित हुए थे फ़िलिस्तीन के लोग गाज़ा से, उनको फ़िलहाल जॉर्डन में या कतर में शिफ्ट कर दिया जाए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ उनकी बस्तियाँ बसाई जाए। इस बीच हम गाज़ा को फिर से बनाते हैं और बाद में इनको बसाया जाएगा। पहले तो ये कि क्या इस बात पे भरोसा किया जा सकता है, और क्या जॉर्डन और कतर इसके लिए तैयार होंगे कि इतनी बड़ी तादाद में फ़िलिस्तीनियों को ले, क्योंकि जॉर्डन का जो पुराना तजुर्बा है 1970 वाला, जब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ब्लैक सितंबर वॉर जब हुआ था, है ना, जब फ़िलिस्तीनी ग्रुपों ने वहाँ पर जॉर्डन के शासक पर हमला कर दिया था, क्या उसके बाद जॉर्डन तैयार होगा? किस तरह से आज के सूरत हाल को देख रहे हैं, एक तो इन गज़ा में जो लोग थे उनके वहाँ सेटल होने को लेकर, और सीज़ फायर कितने वक्त तक चलेगा, आपको क्या लगता है? देखिए ट्रंप जी जो हैं ये रेसिस्टेंस ब्लॉक के लिए एक अच्छी खबर है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप जैसा शख्स है। वो ट्रंप के जो यानी बात बाद में कही जाती है वो पहले कहता है, और वो जो चीज़ें छुपने एक डिप्लोमेसी की ज़बान में नहीं बोली जाती, वो उस बात को अपनी ज़बान से कहते हैं। ट्रंप ही नहीं बल्कि देखिए ग्रेटर इसराइल के अंदर यही प्लान है जो ट्रंप ने कहा है और बोला है। ग्रेटर इसराइल के अंदर ये तमाम देश, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो इजिप्ट हो, या सीरिया हो, या लबनान हो, या पूरा फ़िलिस्तीन हो, ग्रेटर इसराइल का एक नक्शा है जिस नक्शे के तहत इसराइल पिछले 70 साल से वॉर में है, हालत जंग में। वो हर उस कौम, हर उस मुल्क से हालत जंग में है जो इस ग्रेटर इसराइल के नक्शे में आता है। ट्रंप जो आए हैं उनका अच्छा ही है कि वो साफ साफ कहते हैं कि मसलन गज़ा को हम लेंगे,
वो नहीं लेंगे, बल्कि इसराइल चाहता है ले। और मसलन जो भी हिस्से हैं, वो चाहे इजिप्ट हो चाहे जॉर्डन हो, इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि इन्होंने रेसिस्टेंस का साथ नहीं दिया। 1.5 साल तक गज़ा के लोगों ने रेसिस्टेंस किया और मुख्तलिफ पूरे जो रेसिस्टेंस ब्लॉक हैं और मुख्तलिफ ग्रुप हैं, उन्होंने साथ दिया। मसलन एक यमन कि जो इतना कमज़ोर होने के बावजूद फ़िलिस्तीन का साथ दे सकता है, तो क्या मिस्र, इजिप्ट, जॉर्डन इनका साथ नहीं दे सकते? मैं समझता हूँ कि रेसिस्टेंस का साथ ना देने की कीमत इजिप्ट और जॉर्डन को भी चुकानी होगी।